पंजाब सरकार ने राज्य में 9 एग्रोकेमिकल्स पर 60 दिनों के लिए पाबंदी लगा दी है। ये 9 पेस्टिसाइड्स हैं एसीफेट, ट्राइजोफॉस, थायमथॉक्सैम, बियोप्रोफिजिन, कार्बोफ्यूरॉन, प्रोपिकोनाजोल, थायोफेनेट मिथाइल। पाबंदी लगने के बाद अब इन केमिकल्स की बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। राज्य के कृषि सचिव के.एस. पन्नू ने बताया कि ये एग्रो केमिकल्स किसानों के लिए सही नहीं है। इनसे चावलों में तय मात्रा से ज्यादा कीटनाशक अंश रह जाते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी बिक्री पर असर पड़ता है। दरअसल केंद्र सरकार ने 27 एग्रोकेमिकल्स पर हमेशा के लिए पाबंदी लगाने का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इन केमिकल्स को इंसानी सेहत और पर्यावरण के लिए खतरनाक माना जा रहा है। हालांकि किसान संगठन फसलों को कीट और फंगस से बचाने के लिए सस्ते विकल्प खत्म होने का सवाल उठा रहे हैं। एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री का तर्क है कि इससे किसानों के लिए फसलों को कीट पतंगों से बचाने के सस्ते विकल्प खत्म हो जाएंगे। पंजाब ने 9 पेस्टिसाइड्स को 60 दिन के लिए बैन किया है। इस पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं डॉक्टर रमेश अरोड़ा, जो कि कंसल्टेंट हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के, और ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से भी पहले जुड़े रहे हैं, अब रिटायर्ड हैं, लेकिन ये एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करते थे। स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। पहला प्रश्न यही कि राज्य सरकार ने 60 दिनों के लिए इन पेस्टिसाइड्स को बैन किया है, जिनके कार्सिनोजेनिक इफेक्ट हैं, न्यूरोटॉक्सिक्स हैं और भी तमाम तरह के हार्मोनल इम्बैलेंसेस और डेवलपमेंट प्रोसेस को बाधित करने वाले ये पेस्टिसाइड्स हैं। मगर बार बार यही बात होती है कि जब ये इतने खतरनाक हैं तो जो राज्य सरकार है उनको इसका हक क्यों नहीं दिया जाता कि वो इस पर फैसला ले। 60 दिन तो बहुत ही कम अवधि है, क्या कहेंगे आप? इसमें दोनों का रोल आ जाता है, सेंटर का भी रोल है, क्योंकि जब प्राइमरीली डाटा जब कंपनी जब कोई रजिस्टर कराती है पेस्टिसाइड, तो उसके जितने भी असर होते हैं अच्छे बुरे, उन सारे के बारे में डिटेल्ड रिपोर्ट एक रजिस्ट्रेशन कमेटी है सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड के साथ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर, तो वो रजिस्ट्रेशन कमेटी देखती है वो डाटा और उसके बेस पर पेस्टिसाइड को रजिस्टर करती है। उसके बाद वो इंडिया में कहीं पर भी ले जा सकते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास भी राइट होना चाहिए कि हम अपनी स्टेट के अंदर ये पेस्टिसाइड हमारे को सूट नहीं करता। सेंटर के पास भी होना चाहिए और स्टेट के पास भी होना चाहिए। केमिकल्स हैं, इनका जो री रजिस्ट्रेशन जो होता है वो पहले राज्य सरकारों के पास था कि इनको री रजिस्ट्रेशन कराया जाए जिन जिन राज्यों में इनका इस्तेमाल होगा, मगर अब वो पूरा अधिकार सेंटर के पास आ गया है। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, वो री रजिस्ट्रेशन तो स्टेट के पास ही होना चाहिए। सेंटर का उसमें सेंटर ने शुरू में कर दिया जो करना था। री रजिस्ट्रेशन के टाइम तो स्टेट गवर्नमेंट ही देख सकती है बेटर, और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी देख सकती है कि वो स्टेट के अंदर यूजफुल रहेगा कि नहीं रहेगा। जी सर, एक और बात बताएं कि ये जो 9 पेस्टिसाइड्स हैं, इनका जब इस तरह का ऑलरेडी एक स्टडी है कि विदेशों में इनमें से कई बैंड हैं, सरकार ने भी हाल ही में 27 पेस्टिसाइड्स को लेकर एक ड्राफ्ट ऑर्डर सामने रखा, उसमें फीडबैक लेने के लिए 16 अगस्त आखिरी डेट भी थी। उसमें फिर इस तरह का रिएक्शन जो इंडस्ट्री की तरफ से आता है कि हमें पहले तो पता नहीं था इसके बारे में, या डेटा अगर हमसे पूछते तो हम उसको फर्निश कर देते, तो ये तमाम तरह की दलीलें हैं। इसको आप लोग किस तरह से देखते हैं? जो साइंटिस्ट कम्युनिटी है वो आगे जब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो किस तरह की राह? नहीं, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री तो बेचना चाहती है, इसीलिए वो तो ये कहेंगे ही कि इन पे बैन नहीं लगना चाहिए। और उनको जो 27 पेस्टिसाइड्स वाला केस था उसके अंदर उनको बहुत टाइम दिया गया था, जिसके अंदर कि वो अगर कोई एडिशनल डाटा की जरूरत थी जनरेट कर सकते थे। जो अनुपम वर्मा कमेटी की रिपोर्ट थी वो दिसंबर 2015 में आई थी, आज हम अगस्त 2020 में बैठे हुए हैं, और ये जो 9 पेस्टिसाइड हैं इनमें से काफी जो है वो बासमती के अंदर उनके रेजिड्यू आ रहे थे, जिसकी वजह से हमारे जो एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट है वो रिजेक्ट हो रही हैं। तो इंडस्ट्री को भी पता है कि ये हमारे पेस्टिसाइड की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। उनको तो रादर ये चाहिए कि हमारी स्टेट के अंदर पैडी फार्मर्स को ये और बासमती फार्मर्स को ये कहें कि आप बासमती के ऊपर ये पेस्टिसाइड्स मत यूज करो, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे बात होती है कि जब फ्री हैंड दे देंगे तो ऑल्टरनेट की बात होती है तो वो दूसरे
मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, लेकिन जो जैविक खेती की बात है या कई इलाकों में ये प्रूव हो चुका है, इस तरह के मॉडल सामने आ गए नॉन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की, बिना पेस्टिसाइड के इस्तेमाल के भी आप ठीक ठाक अपनी फसल उगा सकते हैं। उसके बावजूद सरकार इन मॉडल्स को और ज्यादा एस्केलेट क्यों नहीं करती? और हमेशा ये शंकाएं सामने आती रहती हैं इंडस्ट्री की तरफ से, कुछ साइंटिस्ट कम्युनिटी की तरफ से भी, कि अगर ऐसा हुआ तो देश की जो खाद्यान्न सुरक्षा है उस पर असर पड़ेगा। नहीं, वो डराया ज्यादा जा रहा है, इतना ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला। 1-2 साल जब तक ट्रांजिशन फेज होता है उसमें थोड़ा सा असर पड़ता है, नहीं तो जहां पर भी पेस्टिसाइड को जब बैन किया गया तो 2-3 साल के अंदर स्टेबलाइज हो जाता है, बिल्कुल कोई रिडक्शन नहीं होती, प्रोडक्शन पूरी हो जाती है। जो अल्टरनेटिव्स हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल वगैरह, उसके अंदर रिकमेंडेशंस लाने में थोड़ा वक्त लगता है, वो उसके बाद वो आ जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से कोई बहुत ज्यादा नुकसान होगा प्रोडक्शन में हमारा। जी, एक और बात बताएं कि जो ये 9 पेस्टिसाइड्स अब बैन हुए हैं, जब तक इस बैन की जागरूकता, इस ऑर्डर का असर जो छोटे छोटे विक्रेता हैं, दवाइयां जो बेचते हैं, उन तक जब तक पहुंचेगा तब तक वो 60 दिन की अवधि पूरी हो जाएगी। आप किस तरह के व्यवहारिक दिक्कतें देखते हैं इसमें? नहीं, इसमें यह है कि स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और हमारे जो सेक्रेटरी एग्रीकल्चर हैं श्री कान सिंह पन्नू जी, उन्होंने 2 साल से ये कहा हुआ है अपने सारे स्टाफ को कि इनको राइस के अंदर और बासमती के अंदर यूज इनका बंद कराया जाए। तो इसीलिए पहले ही अवेयरनेस काफी क्रिएट हो चुकी है, और अगर स्ट्रिक्टली एनफोर्स करता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इनके अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं पहले ही मार्केट में, जिनको यूज किया जा सकता है, और हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स भी बहुत प्रोग्रेसिव हैं, वो मान जाएंगे और यूज करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, इनसाइट के लिए, धन्यवाद।